बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कहा था कि जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं अभी तक वो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई क्यूरी फॉरवर्ड नहीं हुई और वो जो टाइम मैंने आपको स्पैन दिया था दैट हैज़ ऑल्सो एक्सपायर्ड। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है, क्योंकि पिछले वीक में मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे वो नहीं थे क्लासरूम में एडेड या इनरोल्ड, तो आज के लेक्चर में जस्ट में जो हमने पिछले वीक में 3 लेक्चर्स थे उनको जल्दी से एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू दूंगा और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर है कल वो फ्रेश कंटेंट कवर करेंगे अगली 2 क्लासेस में, ठीक है। अच्छा, और दूसरी ये कि अभी तक तो मैंने आपको ये कहा था कि जब हमारे एक वीक के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाया करें तो आप उससे रिलेटेड क्यूरीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं और फिर उनका मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में जवाब दूंगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हमें इससे स्विच करना होगा फॉर क्यूरीज सेशन, लाइव सेशन हमें अरेंज करना होगा। तो उसमें फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे हम कन्वे करेंगे कि लाइव सेशन कब होगा। लाइव सेशन का पार्ट आप उसमें फिर बन के और अपनी क्यूरीज जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। प्लस ये कि हमें अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखने को कहा गया है, वो मैं ग्रुप पे भी कन्वे कर दूंगा। और जब ये वीडियो अपलोड होगी तो वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको अपना रोल नंबर जो है वो कमेंट आउट करना होगा जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, ताकि वहाँ से मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकूँ। और उसके लिए आपके पास 24 आवर्स का स्पैन होगा, यानी अगर जैसे ये वीडियो अराउंड आज शाम 6 बजे यानी 9 अप्रैल को शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगी, तो कल शाम 6 बजे तक जितने स्टूडेंट्स उस पर अपना चेक इन कर चुके होंगे थ्रू देयर कमेंट्स, तो उनकी आईडीज़ जो हैं वो नोट डाउन हो जाएंगी और कल 6 बजे के बाद फिर फर्दर वो नोट डाउन नहीं होंगी। अगर आप बाद में कमेंट करते भी हैं तो वो कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग विद द प्रीवियस वीक लेक्चर्स, इसमें जो लेक्चर 1 था उसमें हमने जो है पिछले वीक में कन्वर्टर्स स्टार्ट किए थे, डेटा कन्वर्टर्स। और वो 2 टाइप्स के होते हैं, या तो आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे या आप डिजिटल को एनालॉग में, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था और कन्वर्टर्स में हमने पहले जो इन कन्वर्टर्स का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हमने डिस्कस किया था, जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में यूज़ होगा, दैट इज़ कंपैरेटर कन्फिग्रेशन। कंपैरेटर कन्फिग्रेशन ऑप एम्प की वो पहली कन्फिग्रेशन है अभी तक जितना हमने स्टडी किया है जिसमें आप कंपैरेटर कन्फिग्रेशन के अंदर ऑप एम्प को इन ओपन लूप कन्फिग्रेशन जो है वो यूज़ करते हैं या यूटिलाइज करते हैं। अभी तक जितनी भी हमने कन्फिग्रेशंस देखी थी, जिनमें समर सर्किट सबसे पहले था और उसके बाद इंटीग्रेटर्स थे, डिफरेंशिएटर्स थे, इन तमाम सर्किट्स में आपके पास फीडबैक पाथ इन्वॉल्व होता था, चाहे वो रेजिस्टिव फीडबैक पाथ हो या कैपेसिटिव हो। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम जो देखने जा रहे हैं इसमें हम इसको ओपन लूप कन्फिग्रेशन में यूज़ करेंगे। इस ओपन लूप कन्फिग्रेशन में अगर आप देखें तो 2 आपके इनपुट सप्लाइड हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन पे V1 और इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन पे V2। बाइसिंग अप्लाइड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और जो आउटपुट है दैट इज़ V0, और V0 जो होगी आपकी डिजिटल होगी, यानी इधर इट कैन बी हाई और लो। जो कंपैरेटर है एज इट्स नेम सजेस्ट, इसकी एप्लीकेशन ये होगी कि जो इसके इनपुट्स हैं इनको कंपेयर करेगा और अपनी आउटपुट जनरेट करेगा बेस्ड ऑन दैट कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन में एक इनपुट दूसरे को एक्सीड करती है तो आउटपुट में भी हाई, और इफ़ द अदर इनपुट इज़ हाई तो फिर आउटपुट में भी लो। वो डिपेंड करेगा कि आपने कन्फिग्रेशन क्या सेट की है, ठीक है, वो अभी हम देख लेते हैं। तो कन्फिग्रेशंस इसमें 2 होंगी, ये जो आपके सामने अभी आ रही है दिस इज़ नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन। अच्छा, तो अब हम जनरलाइज्ड कर देते हैं जो इस पर्टिकुलर कंपैरेटर के इनपुट्स होंगे। एक आपकी इनपुट होगी और दूसरा रेफरेंस सिग्नल होगा, और आप ये देखेंगे कि आपकी इनपुट अगर रेफरेंस सिग्नल को एक्सीड करती है तो आपकी आउटपुट आपको हाई रिक्वायर्ड है या लो रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस एप्लीकेशन की कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि आपको अगर आपकी इनपुट जो है वो रेफरेंस वोल्टेज से हाई हो जाती है या इंक्रीज़ हो जाती है और आपको आउटपुट हाई चाहिए, तो फिर आप नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन यूज़ करेंगे। और नॉन कन्फिग्रेशन का पता कैसे चलेगा? कन्फिग्रेशन का पता ऐसे चलेगा कि आपने जिस टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई की हुई है
वही आपको कन्फिग्रेशन बताएगी। जैसे इस पर्टिकुलर केस में आपका नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में इनपुट अप्लाइड है, तो दिस मीन्स दिस इज़ अ नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। और ये आपके पास अगर आपका इनपुट जो है वो रेफरेंस को एक्सीड करता है तो हाई आउटपुट जनरेट करेगा, या वो आउटपुट जनरेट करेगा जो आपके पास बाइसिंग पावर सप्लाई पे कनेक्टेड है या पॉजिटिव बाइसिंग साइड पे कनेक्टेड है। और जब आपका इनपुट रेफरेंस साइड से कम होगा तो फिर जो नेगेटिव बाइसिंग है वो आउटपुट पे आ जाएगी। वो क्यों आ जाती है, वो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज डिटरमिन होती है वो होती है, क्योंकि ओपन लूप कन्फिग्रेशन है तो ओपन लूप का जो गेन है उसको अगर हम डिफरेंशियल इनपुट से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे आपके पास जो है वो आउटपुट जनरेट होती है। अब हमें ये पता है कि डिफरेंशियल इनपुट इज इनपुट माइनस रेफरेंस वोल्टेज, और ओपन लूप गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए आपकी आउटपुट जो है वो साइन कहाँ से लेगी, वी से साइन लेगी। ठीक है, अगर वी आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगा, जब इनपुट रेफरेंस से हाई होगा तब आपका वी पॉजिटिव होगा, तो आपकी आउटपुट वोल्टेज एक प्लस मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी होगी। और अगर आपका वी नेगेटिव होता है तो फिर ये नेगेटिव साइन की हायर मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी होगी। और क्योंकि ए ओ एल इज़ वेरी हाई तो आपका आउटपुट बाउंड हो जाता है फिर बाइसिंग वोल्टेजेस से, तो पॉजिटिव साइड पे आपका आउटपुट बाउंड होगा प्लस वीसीसी से और नेगेटिव साइड पे होगा माइनस वीसीसी से। और ये भी आपकी चॉइस है, आप बाइसिंग जो है वो प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी अगर यूज़ करेंगे तो आपका आउटपुट प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी के दरमियान फ्लक्चुएट करेगा बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। अगर आपका कंपैरिजन में इनपुट हाई हो जाता है रेफरेंस से तो आपका आउटपुट प्लस वीसीसी होगा, अगर आपका इनपुट लो हो जाता है रेफरेंस से तो फिर आपका आउटपुट माइनस वीसीसी होगा। ठीक है, इसमें मिनिमम प्रोपगेशन डिले आता है और इसका राइज एंड फॉल टाइम जो है वो बहुत कम होता है। अच्छा, अब इसमें ये जो इसकी एग्जांपल है यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपके पास चॉइस ये है कि जो माइनस वीसीसी वाली पावर सप्लाई है उसको आप ग्राउंड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप उसको ग्राउंड से रिप्लेस कर देते हैं तो फिर जो आपके पास आउटपुट आएगी वो आएगी इधर प्लस वीसीसी और ज़ीरो, यानी वो एक स्क्वायर वेव फॉर्म की शक्ल में आएगी। अगर आप प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी यानी बाईपोलर पावर सप्लाईज यूज़ करते हैं तो फिर आपकी आउटपुट भी बाईपोलर होगी और वो फिर प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी के दरमियान हो। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको आउटपुट किस तरह की चाहिए आप पावर सप्लाईज को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस में आप अगर देखें तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है जो ट्राइंगुलर वेव फॉर्म है, और जो रेफरेंस वोल्टेज है वो इस पर्टिकुलर केस में ये ईजीएस्ट केस है कि वो आपके पास एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज है। तो अब जब आपका इनपुट इस रेफरेंस को एक्सीड करेगा तो आपके पास आउटपुट हाई आ रही है, और जब ये इस रेफरेंस इनपुट से कम है उस टाइम आपके पास आउटपुट लो आ रही है। ये जो अबव आउटपुट वेव फॉर्म है ये है आपके पास नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन की, यानी जो ही आपका इनपुट जो है वो रेफरेंस को एक्सीड करता है तो आपके पास पॉजिटिव आउटपुट आती है और वरना ज़ीरो। और अगर इसकी ऑपोजिट आप ले लेंगे यानी इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन, जब आप वी इन को इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर देंगे तो फिर आउटपुट एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होगी। ठीक है, अच्छा, देन आ गया था आपके पास विंडो कंपैरेटर। विंडो कंपैरेटर में हमने क्या किया था, दो कंपैरेटर्स को ज्वाइन कर लिया था और उसमें हमने एडिशनल जो कंपोनेंट यूज़ किए थे वो दो डायोड्स थे। अब कंपैरेटर्स जो हैं C1 C2 इनमें आपके पास जो है डिफरेंस क्या है, V इन दोनों को कॉमन मिल रहा है। और विंडो कंपैरेटर का क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ इनपुट्स जो है उस स्पेसिफिक रेंज ऑफ इनपुट या जिसको आप विंडो कहते हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे, दैट रेंज ऑफ इनपुट इज़ बिटवीन VL एंड VH, यानी ये उस विंडो का जो लोअर बाउंड्री है वो VL है, हायर बाउंड्री VH है। तो जब तक आपका इनपुट इस विंडो में या इस रेंज ऑफ इनपुट्स में फॉल करेगा तब तक आउटपुट आपकी लो होगी, और जैसे ही आपका इनपुट इस रेंज से बाहर निकल जाएगा, चाहे वो VL से कम हो जाए VH से ज़्यादा हो जाए, तब आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। दिस मीन्स आप इस सर्किट की एप्लीकेशन ये कह सकते हैं कि आप एक सिग्नल को ट्रेस कर रहे हैं, अगर वो सिग्नल आपकी डिफाइंड रेंज के अंदर है तब ये किसी किस्म का कोई आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा होगा, और वो आउटपुट अगर आप बज़र भी कह सकते हैं तो तब तक आपका बीप या बज़र ऑन नहीं होगा। जैसे ही आपका इनपुट जो है वो इस डिफाइंड रेंज में से बाहर निकल जाता है तो फिर आपका बज़र ऑन हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आप किसी सेंसर की आउटपुट को मॉनिटर कर रहे हैं,
जब तक सेंसर की आउटपुट आपकी डिफाइंड रेंज के अंदर या एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है तब तक आपका इंडिकेटर या अलार्म ऑन नहीं होगा। जैसे ही सेंसर की आउटपुट जो है वो इस डिफाइंड रेंज, जो कि सेफ रेंज आप कह सकते हैं, उससे बाहर निकल जाती है तो आपका अलार्म ऑन हो जाएगा। ये इसकी छोटी सी एप्लीकेशन है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो जो ऊपर वाला कंपैरेटर C1 है वो आपके पास नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे, और जो नीचे वाला कंपैरेटर है वो इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है, क्योंकि उसमें इनपुट जो है वो नेगेटिव साइड पे कनेक्टेड है। तो कंपैरेटर 1 का आउटपुट हाई होगा जब Vin जो है वो उसके थ्रेशोल्ड को एक्सीड करेगी, और उसका थ्रेशोल्ड है VH, ये लिखा, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो इनपुट है वो VH को एक्सीड करेगा तो जो C1 कंपैरेटर है उसका आउटपुट हाई हो जाएगा, और C2 जो है उसका आउटपुट जो है वो कब लो हो जाएगा, जब इनपुट वोल्टेज उसके थ्रेशोल्ड को एक्सीड करेगी, और उसका थ्रेशोल्ड है VL। अब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो नॉन इन्वर्टिंग है, तो जब नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन का कंपैरेटर होगा तो इनपुट जब उसके थ्रेशोल्ड को एक्सीड करेगी तो उसका आउटपुट हाई हो जाएगा, और नीचे वाला क्योंकि इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है तो जब इनपुट उसके थ्रेशोल्ड यानी VL को एक्सीड करेगी तो इसका आउटपुट लो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आउटपुट दोनों के एक सेंस में एक दूसरे से ऑपोजिट है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इसकी वर्किंग अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि हमें फिगर टेबल दोनों नजर आ सके, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि ये इनपुट, पहला कॉलम जो है वो इनपुट की रेंजेस बता रहा है कि इनपुट किस रेंज में अप्लाइड है, दूसरा कॉलम कंपैरेटर 1 की आउटपुट बता रहा है, तीसरा कॉलम जो है वो कंपैरेटर 2 की आउटपुट बता रहा है, और फिर ये कॉलम डायोड 1 का स्टेटस बता रहा है, ये कॉलम डायोड 2 का, और फाइनली आपका फाइनल आउटपुट अक्रॉस लोड क्या होगा वो बता रहा है, ठीक है। जब आपका इनपुट VL से कम है तो दिस मीन्स, अगर वो VL से कम है तो ये तो हमें कंफर्म है कि वो VH से भी कम होगा, क्योंकि VH इज़ द फाइनल और हायर साइड बाउंड्री ऑफ द विंडो एंड VL इज़ द लोअर साइड। तो इसका मतलब है जब वो VL से भी कम है तो ये 100% है विद प्रोबेबिलिटी 1 कि वो VH से भी कम होगा। तो इसका मतलब है कि जब इनपुट VL से कम है तो दोनों कंपैरेटर्स का V रेफरेंस एक्सीड नहीं हुआ। तो अब कंपैरेटर 1 को अगर आप देखें तो कंपैरेटर 1 आपका नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है, तो जब उसका जो रेफरेंस वोल्टेज है वो एक्सीड नहीं हो रहा होगा तो उसका आउटपुट तो लो होगा। लेकिन कंपैरेटर 2 जो है वो इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है, और जब उसका रेफरेंस एक्सीड नहीं हो रहा तो उसका आउटपुट आपके पास हाई होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिस कंपैरेटर का आउटपुट लो होगा उससे एसोसिएटेड डायोड भी रिवर्स होगा, क्योंकि डायोड का एनोड जो है वो कंपैरेटर के आउटपुट पे कनेक्टेड है। सिर्फ दिस मीन्स डायोड 1 जो है वो ओपन होगा, लेकिन डायोड 2 को क्योंकि हाई मिल रहा है एनोड के ऊपर तो दिस मीन्स डायोड 2 कंडक्ट करेगा और लोड में से करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब है लोड के क्रॉस हाई आउटपुट जनरेट होगी, ठीक है। और दूसरा केस वो है जब Vin इज ग्रेटर देन VH। जब Vin ग्रेटर देन VH है तो दैट्स फॉर श्योर कि वो VL से भी ग्रेटर है, ठीक है। तो दिस मीन्स इस केस में दोनों कंपैरेटर्स का थ्रेशोल्ड एक्सीड हो रहा होगा। तो अब कंपैरेटर 1 क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग है तो उसकी आउटपुट हाई आ रही होगी, और कंपैरेटर 2 क्योंकि इन्वर्टिंग है तो उसकी आउटपुट लो आ रही होगी। तो अब जो है कंपैरेटर 1 से एसोसिएटेड डायोड उसका आउटपुट हाई होगा, सॉरी उसका डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, और जो दूसरा डायोड है वो रिवर्स बाइस्ड होगा। तो अब इस बात से कंपैरेटर 1 का आउटपुट थ्रू लोड जो है वो सिंक करेगा, और अब लोड में से करंट फ्लो करेगा तो आउटपुट आपकी हाई होगी, ठीक है। तो दोनों केसेस अगर आपका इनपुट जो है वो VL से लो होता है तब भी आउटपुट हाई आ रही है फाइनल आपके पास, और अगर इनपुट आपका VH से हाई होता है तब भी आउटपुट हाई आ रही है। तो अब हमारे पास इस विंडो के दरमियान का पार्ट रह गया जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। तो जब आपका Vin VL और VH के दरमियान होगा तो इसका क्या मतलब है, अगर वो VL और VH के दरमियान है तो दिस मीन्स वो VL से ग्रेटर है और VH से लोअर है। अगर वो VL से ग्रेटर है तो दिस मीन्स कंपैरेटर 2 का जो थ्रेशोल्ड है वो एक्सीड हो रहा है, और अगर वो VH से लोअर है तो दिस मीन्स कंपैरेटर 1 का थ्रेशोल्ड एक्सीड नहीं हो रहा। तो अगर कंपैरेटर 1 का जो है थ्रेशोल्ड वो एक्सीड आपके पास नहीं हो रहा और वो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर है तो उसका आउटपुट लो हो जाएगा।
और जो कंपैरेटर 2 है उसका जो थ्रेशोल्ड वो एक्सीड हो रहा है और वो इन्वर्टिंग कंपैरेटर है, तो दिस मीन्स उसका आउटपुट भी लो होगा। तो इसका मतलब दोनों आउटपुट लो हैं, तो दोनों डायोड्स रिवर्स होंगे और अब आपकी आउटपुट लो होगी। तो दिस मीन्स जो सर्किट है उसकी आउटपुट सिर्फ उसी वक्त लो होगी जब आपका इनपुट जो है वो इस विंडो के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इनपुट ये था विंडो कंपैरेटर और ये इसकी एग्जांपल थी। इस एग्जांपल को आप जो है वो एक दफ़ा फिर रिव्यू कर सकते हैं। अब इसके बाद हम स्विच करते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। लेक्चर नंबर 2 पे हमने ADC स्टार्ट कर दिए थे और हमने स्टार्ट में डिफ़ाइन किया था कि ADC में इनपुट आपका एनालॉग होगा और आउटपुट आपका डिजिटल होगा और n बिट वर्ड होगा, और डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर में ऑपोजिट होगा, n बिट वर्ड इनपुट होगा और आउटपुट आपका एनालॉग है। और जो डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर है उसका आउटपुट क्योंकि स्विच हो रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता, पीछे से बाइनरी सीक्वेंस आ रहा होगा और उसके अगेंस्ट एनालॉग आउटपुट जनरेट हो रहा होगा, तो वो इस तरह का स्टेयरकेस आउटपुट आता है। स्टेयरकेस आउटपुट अगर आपके पास आ रहा है तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए आप उसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे। लो पास फिल्टर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से सिग्नल स्मूथ आउट हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि लो पास फिल्टर एक RC सर्किट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि बेसिकली RC सर्किट ही होता है। और वो RC सर्किट जो है उसका टाइम कांस्टेंट हाई होगा। जब उसका टाइम कांस्टेंट हाई होगा तो उसको चार्जिंग के बाद डिस्चार्जिंग स्लो होगी, तो ऑटोमेटिकली ये जो आपके पास जंप्स हैं सिग्नल में ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे और सिग्नल स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ADC टाइप्स पे हम आ गए थे और इसमें हमने कहा था कि 3 टाइप्स हैं, फ्लैश टाइप, काउंटर टाइप और सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, जिसमें से फ्लैश टाइप हमने इस लेक्चर में कवर किया था और काउंटर टाइप हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। फ्लैश टाइप हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्लैश टाइप में जैसे ही आपका इनपुट जो है वो अपडेट होता है एट द सेम इंस्टेंट विद मिनिमम डिले, आपका आउटपुट उस इनपुट के करस्पॉन्डिंगली जो है वो अपडेट हो जाता है। अच्छा, अब फ्लैश टाइप पे जाने से पहले हमने ये देखा था कि ये सर्किट कंपैरेटर्स के ऊपर बेस्ड है और इसमें हमें कितने कंपैरेटर्स चाहिए होंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट वाले हमारे दोनों कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें हमें सिर्फ एक कंपैरेटर चाहिए। ठीक है, काउंटर टाइप में भी और अप्रॉक्सीमेशन टाइप में भी। ये जो फ्लैश टाइप है इसमें हमें मल्टीपल कंपैरेटर्स चाहिए होते हैं। तो हमें कितने कंपैरेटर्स चाहिए उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था कि नंबर ऑफ कंपैरेटर्स इज इक्वल टू 2 raised power n-1, वेयर n वाज कि आपको आउटपुट में कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है। अगर आपको 3 बिट का आउटपुट है, यानी जो कि 0 से लेकर 7 के दरमियान एनालॉग इनपुट को डील करेगा और उसके अगेंस्ट डिजिटल आउटपुट जनरेट करेगा, तो फिर आपके 7 कंपैरेटर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपका 4 बिट का आउटपुट है तो फिर आपको जो है वो 15 कंपैरेटर्स चाहिए होंगे। ठीक है, और जो 4 बिट का कंपैरेटर होगा वो 4 बिट का जो आउटपुट होगा वो 0 से लेकर 15 तक की जो एनालॉग वैल्यूज़ हैं उनको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ हमारे पास केस जो पहला केस था दैट वाज जो हमने इसमें एग्जांपल डिस्कस की थी, वो आपके पास डील कर रहा था 3 बिट आउटपुट को। जब 3 बिट आउटपुट को डील कर रहा था तो दिस मीन्स उसमें हमारे पास जो कंपैरेटर होंगे वो होंगे इक्वल टू 7, और उसके अलावा हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 3 बिट की आएगी और जो इनपुट डील होगा वो होगा 0 से लेकर 7 का। ठीक है, ये हमारे पास 7 कंपैरेटर्स थे। इनमें से हमने जो नंबरिंग की थी वो हमने लोअर साइड का जो कंपैरेटर है उसको नंबर 1 कहा था और जो हाईएस्ट है उसको हमने कहा था नंबर 7। इनपुट सबका कॉमन था, सारे कंपैरेटर्स आपके पास नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में थे, और वी रेफरेंस जो है वो हमने एक ही वोल्टेज 8 वोल्ट्स जो है, यानी 8 वोल्ट्स कैसे डिटर्मिन हुआ, जो आपकी रेंज है 0 से लेकर 7 वोल्ट उससे 1 वोल्ट आपने हायर रखा हुआ। ठीक है, तो उसको आपने इस रेजिस्टिव नेटवर्क से डिवाइड किया था। जब आप इस रेजिस्टिव नेटवर्क से डिवाइड करेंगे, रेजिस्टिव नेटवर्क के सारे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो हर रेजिस्टेंस जो है वो 1/8 यानी 1 वोल्ट का ड्रॉप ले रहा होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब है सीरीज में कनेक्टेड है, तो हर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वोल्टेज ड्रॉप लेगा, तो 1 वोल्ट का हर रेजिस्टेंस ड्रॉप ले रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इस रेजिस्टेंस के बाद जो सबसे हाईएस्ट कंपैरेटर है उसको 7 वोल्ट्स मिल रहा होगा, फिर 6 मिल रहा होगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1। तो जो इन कंपैरेटर्स के नंबर्स हैं वही इनका वी रेफरेंस भी है। ठीक है,
अच्छा, इन कंपैरेटर्स के आउटपुट्स हमने दे दिए थे प्रायोरिटी इनकोडर को, और वो भी जो हमने आउटपुट दिए थे वो भी प्रायोरिटी इनकोडर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो 8x3 है। तो उसमें हमने जो इन कंपैरेटर्स के आउटपुट देना शुरू किए थे वो इनपुट नंबर 1 से लेकर इनपुट नंबर 7 तक दिए थे, और जो 0th इनपुट था उसको हमने ग्राउंड कर दिया था। ठीक है, और ये इसके आउटपुट है D0, D1 और D2। ठीक है, अब आपके कंपैरेटर काम कैसे करेंगे? जब आपके पास Vin जो है वो इस कंपैरेटर के रेफरेंस को एक्सीड करेगा, यानी जब वो 1 को एक्सीड करेगा तो इस कंपैरेटर का आउटपुट हाई होगा, जब वो 2 को एक्सीड करेगा तो इन दोनों का आउटपुट हाई हो जाएगा। ठीक है, जब 3 को एक्सीड करेगा तो इन तीनों का हाई हो जाएगा, एंड सो ऑन। जब वो 7 को एक्सीड करेगा तो ये सातों के सातों कंपैरेटर हाई आउटपुट जनरेट करेंगे। अब हमें आगे इनकोडर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो हमारे पास इन कंपैरेटर्स का डिजिटल आउटपुट आ रहा है वो किसी भी बाइनरी सीक्वेंस को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उसमें कोई सीक्वेंसिंग नहीं है। ठीक है, यानी पहले वो ऑल ज़ीरोज़ एंड 1 हो जाता है, फिर 2 1s हो जाते हैं, फिर 3 1s हो जाते हैं, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। तो दिस मीन्स उसका कोई सीक्वेंस का मीनिंगफुल नहीं है, वो उसका कोई आप रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। तो इसलिए हमने उसके आगे इनकोडर यूज़ किया। इनकोडर कैसे काम करता है? इनकोडर इस ट्रुथ टेबल से हमें समझ आता है। प्रायोरिटी इनकोडर है क्योंकि, तो ये हमेशा जो लोअर साइड ऑफ इनपुट है उस पर हायर साइड ऑफ इनपुट को प्रायोरिटी देगा। ठीक है, दिस मीन्स कि आपका जब सारे आपके इनपुट्स लो हैं तो फिर जो LSB वाला इनपुट है उसकी वैल्यू मैटर नहीं करती, चाहे वो 0 है चाहे वो 1 है, आउटपुट आपकी 000 होगी। उसके बाद जब आपका X1 हाई हो जाएगा, फिर X0 स्टिल मैटर नहीं करेगा, तो फिर प्रायोरिटी किसे मिलेगी? X1 को। फिर इसके अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट 001 हो जाएगा, यानी जो आपका इनपुट का ये आपके पास लेबल है उसी के इक्वलेंट आपके पास आउटपुट जनरेट हो रही होगी। जैसे जब आपके पास X1 हाई होगा, यानी X और ये इसका जो सबस्क्रिप्ट 1 है ये जब हाई होगा तो दिस मीन्स आपका आउटपुट 001 आ रहा होगा। जब X2 हाई होगा तो दिस मीन्स आउटपुट वुड बी इक्वलेंट टू 2। जब X3 हाई होगा तो 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 6 आ जाएगी एंड 7 आ जाएगी। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको मिल रही होगी? अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द इनपुट। वेट ऑफ द इनपुट क्या होता है? जो X0 है उसका वेट सबसे कम है और X7 का वेट सबसे ज़्यादा है। तो जब X7 आ जाएगा तो दिस मीन्स बाकी सब में कुछ भी आ रहा हो, आपका जो आउटपुट है वो अकॉर्डिंग टू द X7 111 आ रहा होगा। जब X7 लो होगा और X6 हाई होगा तो फिर इन सब को आप नहीं देखेंगे, यू विल डोंट केयर अबाउट देम, और फिर X6 के अकॉर्डिंगली 6 आउटपुट आ रही होगी, 110 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फ्लैश टाइप जो ADC है उसका ऑपरेशन था। फिर आ जाते हैं हम लेक्चर 3 पे। लेक्चर 3 में जो हमने काउंटर टाइप ADC कवर किया था, इसमें बेसिकली एक ही कंपैरेटर यूज़ हो रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास सिर्फ जो फ्लैश टाइप कंपैरेटर है, सॉरी फ्लैश टाइप ADC है, उसमें मोर देन 1 कंपैरेटर्स यूज़ होंगे, लेकिन जो बाकी सारे कंपैरेटर्स हैं उन बाकी सारे ADCs हैं, यानी 2 जो टाइप्स आपकी हैं उनमें जो आपके पास कंपैरेटर्स होंगे वो आपके पास एक ही कंपैरेटर यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो ये एक ही कंपैरेटर हमारे पास यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इस कंपैरेटर का एक इनपुट डायरेक्टली आपका वो एनालॉग इनपुट है जिसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिजिटल में, और जो दूसरा इनपुट है वो आपका डायरेक्टली नहीं आ रहा, उसको आप किसी मेथडोलॉजी से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो एक n-बिट काउंटर है, एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, एक AND गेट है और एक कंपैरेटर है जो कि नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में कनेक्टेड है। अभी जो n-बिट काउंटर है, ये काउंटर बेसिकली आपको बताएगा कि आपका जो डिजिटल आउटपुट आएगा उसकी नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी। जितना इस काउंटर की आउटपुट का साइज़ होगा वही आपकी ADC की आउटपुट होगी। अब ये जो n-बिट काउंटर है, इसकी जो आउटपुट है उसको आप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से कन्वर्ट करके V रेफरेंस जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपका कंपैरेटर है उसकी जो आउटपुट जा रही है वो जा रही है एक AND गेट में, और ये जो AND गेट का एक इनपुट है वो इस कंपैरेटर की आउटपुट है और दूसरा इनपुट जो है वो क्लॉक सिग्नल है। तो क्लॉक सिग्नल काउंटर क्योंकि सिंक्रोनस कंपोनेंट होता है
और काउंटर जो है ये काउंट अप तभी कर सकता है जब उसे क्लॉक का एज मिलेगा या उसे क्लॉक सिग्नल मिल रहा होगा। तो उसे क्लॉक सिग्नल सिर्फ उसी फॉर्म में, उसी सूरत में मिल रहा होगा जब इस एंड गेट का एक इनपुट जो है वो परमानेंटली हाई होगा। आपको ये पता है कि एंड गेट का जब एक इनपुट परमानेंटली हाई होता है तो जो भी वैल्यू दूसरे इनपुट पे आ रही है वही इसका आउटपुट होता है। ठीक है, अगर दूसरे इनपुट पे वैल्यू 1 है तो 1 एंड 1 इज 1, अगर दूसरे इनपुट पे वैल्यू 0 है तो 1 एंड 0 इज 0। तो यानी जो आपका इस इनपुट पे वैल्यू है वही आपकी आउटपुट होगी अगर ये आपका इनपुट 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस क्लॉक को अगर फॉरवर्ड होना है इस काउंटर की तरफ तो ये सिर्फ उसी वक्त फॉरवर्ड होगी जब आपके इस कंपैरेटर का आउटपुट 1 होगा। ठीक है, और इस कंपैरेटर का आउटपुट कब 1 होगा? जब आपका वी इन जो है वो इस वी रेफरेंस से हाई होगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं काम कैसे करेगा। यहाँ हमने एग्जांपल ये दी थी कि वी इन लेट से 3 वोल्ट्स है और इनिशियली जो है वो आपका काउंटर क्योंकि रीसेट पोजीशन पे होता है, रीसेट पोजीशन पे इसकी आउटपुट 0 होती है। तो इसका मतलब है इसकी आउटपुट 0 आ रही होगी। 0 जब डैक कन्वर्ट करेगा तो वो 0 एनालॉग सिग्नल आ जाएगा आपके पास। तो अब वी इन 3 है और वी रेफरेंस 0 है, तो दिस मीन्स वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस। तो आपके पास जो कंपैरेटर है उसकी आउटपुट क्योंकि वो नॉन इन्वर्टिंग है तो हाई होगी। जब हाई होगी तो क्लॉक सिग्नल फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा तो काउंटर काउंट अप करेगा, तो अब काउंटर का आउटपुट 1 हो जाएगा। 1 को जो बाइनरी 1 है उसको डैक कन्वर्ट करके एनालॉग 1 में कन्वर्ट करेगा। तो अब वी इन 3 है, वी रेफरेंस 1 है, स्टिल कंपैरेटर हाई आउटपुट देगा, अगेन क्लॉक सिग्नल फॉरवर्ड होगा, काउंटर जो है वो 2 पे आ जाएगा। 2 पे आएगा तो डैक उसको 2 एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। अब 3 इज स्टिल ग्रेटर देन 2, तो कंपैरेटर का आउटपुट अगेन हाई होगा, क्लॉक सिग्नल फॉरवर्ड होगा और काउंटर अप कन्वर्ट हो जाएगा 3 पे, और डैक उस 3 जो बाइनरी आ रहा है उसको कन्वर्ट कर देगा 3 एनालॉग पे। नाउ वी रेफरेंस एंड वी इन आर इक्वलेंट, तो वी आई डी इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो कंपैरेटर है बेसिकली इसका वी आई डी या डिफरेंशियल इनपुट 0 होगा, तो इसका आउटपुट भी 0 हो जाएगा। जब आउटपुट 0 हो जाएगा तो क्लॉक फॉरवर्ड नहीं होगी इस एंड गेट से, तो दिस मीन्स अब काउंटर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो काउंटर प्रीवियसली कहाँ आ चुका था? 3 पे आ चुका था, तो दिस मीन्स इस वक्त काउंटर के आउटपुट पे बाइनरी वैल्यू आ रही है 3 के इक्विवेलेंट, और यहीं से आप अपना आउटपुट रीड करेंगे। तो अब इसमें मसला क्या है? इस पर्टिकुलर केस में मसला ये है कि आपके आउटपुट को स्टेबलाइज होने के लिए कितने क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं, जितनी आपकी वी इन की वैल्यू। अगर 3 वी इन की वैल्यू है तो आपको 3 क्लॉक पल्सेस चाहिए इस काउंटर को 3 तक अपडेट होने में। अगर आपका वी इन 5 होगा तो फिर आपको 5 क्लॉक पल्सेस चाहिए होंगी इस काउंटर को 5 तक आने में, तब आपका फाइनल आउटपुट जो है वो रीड हो सकता है। तो दिस मीन्स इस पर्टिकुलर केस में आपके पास डिले जो है वो ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू फ्लैश केस। लेकिन यहाँ आप ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ कंपैरेटर्स आपके रिड्यूस हो गए। ठीक है, हार्डवेयर आपकी रिड्यूस हो गई है क्योंकि इसमें आपके पास टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 डैक एंड 4 इज़ द कंपैरेटर। पीछे जो फ्लैश टाइप हम कर रहे थे उसमें 7 आपके पास कंपैरेटर्स थे और उसके अलावा आपके पास रेजिस्टेंसेस 8 यूज़ हो रहे थे साथ में, और उसके अलावा आपके पास एक प्रायोरिटी इनकोडर भी यूज़ हो रहा था। यहाँ वो केस नहीं है, यहाँ आपके पास जो है वो हार्डवेयर कम है, लेकिन यहाँ पे आपको एक एडिशनल सिग्नल रिक्वायर्ड है विच इज़ अ क्लॉक सिग्नल। ठीक है, तो इसमें आपके पास एडवांटेज क्या है कि हार्डवेयर बिट रिड्यूस हो गया, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि एक तो इसमें डिले आ गया और दूसरा ये कि इसमें आपको एक एडिशनल क्लॉक पल्स भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर। यहाँ बेसिकली हमने जो है वो रिव्यू किया पिछले वीक के लेक्चर्स को, और अब मैंने जिस तरह से आपको मेंशन किया कि ये वीडियो आज इंशाल्लाह 6 बजे तक अपलोड हो जाएगी, तो कल 6 बजे जो है वो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। तो अब यही सिलसिला हुआ करेगा कि जिस टाइम वीडियो अपलोड होगी आपको व्हाट्सएप पे इंटीमेट कर दिया जाएगा ग्रुप में कि वीडियो हैज़ बीन अपलोडेड, और फिर उसके बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, तभी आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो पाए। ठीक है, सो आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर हियर। थैंक यू वेरी मच।